Good morning, children. Let's begin with the next class in the fundamentals of nursing. And I would like to give you just a quick recall about a quick reminder about what were we dealing in the last class. It was the oronasal suctioning, and from today we have to start with the pain, okay, or care of the patient who is suffering from pain. So first of all, before telling you about the management of pain, I would like you people to know that what pain is. Pain क्या चीज़ है? So as per the IASP, that is the International Association for the Study of Pain, as per this IASP, they have defined pain as a sensory and emotional experience. पेन क्या है? पेन एक सेंसरी और एक इमोशनल एक्सपीरियंस है विच इज एसोसिएटेड विद टिश्यू डैमेज. टिश्यू डैमेज होने की वजह से जो सेंसरी या फिर जो इमोशनल एक्सपीरियंस हमें होता है विच हैपन्स बिकॉज ऑफ एनी टिश्यू डैमेज, या फिर किसी टिश्यू डैमेज से रिलेटेड किसी वजह से जो इमोशनल और जो सेंसरी एक्सपीरियंस हमें होता है, दैट इज पेन. ठीक है. The definition says pain is a sensory and emotional experience associated with tissue damage or described in terms of such damage. ठीक है. उसी डैमेज के टर्म्स में जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज पेन. आपको ये लर्न करना पड़ेगा. और भी 2-3 डेफिनेशंस हैं, मैं सब आपको भेज दूंगी, तब आप उसमें से लर्न कर लेना. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ पेन. पेन के टाइप्स क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, द पेन कैन बी एक्यूट. ऐसा पेन जो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, सडनली हुआ फिर ठीक हो गया, दैट इज एक्यूट पेन. क्रॉनिक पेन. क्रॉनिक पेन जो बहुत टाइम से हमें हो रहा है, ठीक है, जो ऑन एंड ऑफ होता रहता है, आता जाता रहता है, दैट इज क्रॉनिक पेन. नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल पेन. फिजियोलॉजिकल जो फिजियोलॉजी की वजह से बॉडी में किसी पर्टिकुलर पार्ट में कुछ अगर प्रॉब्लम है, उसकी वजह से बॉडी की फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से अगर पेन होता है, दैट इज फिजियोलॉजिकल पेन. नेक्स्ट इज नोसिसेप्टिव पेन. नोसिसेप्टिव पेन हमारा हो सकता है नॉर्मल पेन, दैट कैन बी द नोसिसेप्टिव पेन. नोसिसेप्टिव मतलब नॉर्मल, सो दिस इज अ नॉर्मल काइंड ऑफ पेन. नेक्स्ट इज द न्यूरोपैथिक पेन. ठीक है. सो ये मेनली हमारे 5 तरीके के पेन है जो हो सकते हैं: एक्यूट पेन, क्रॉनिक पेन, फिजियोलॉजिकल पेन, नोसिसेप्टिव पेन, न्यूरोपैथिक पेन. ये 5 तरीके के हमारे पेन है जो हो सकते हैं. ओके. इसके बाद पेन की हमारी कुछ थेरीज हैं जो दी हुई हैं. वो थेरीज आपको इन डेप्थ पढ़ा नहीं रही हूँ मैं, ठीक है, वो आपके लिए इतना काम का नहीं है. आई एम जस्ट इनलिस्टिंग व्हाट द थेरीज आर. स्पेसिफिसिटी थेरी पहली है पेन की हमारी थेरी, स्पेसिफिसिटी थेरी. नेक्स्ट इज द पैटर्न थेरी. नेक्स्ट इज द गेट थेरी, गेट कंट्रोल थेरी. ओके. सो ये हमारी बायोकेमिकल थेरी इज ऑल्सो वन. सो ये हमारी कुछ तरीके की थेरीज हैं विच आर देयर फॉर द पेन. ठीक है. Now next, moving to the next topic, that is the next heading, which is factors that influence pain. कौन कौन से ऐसे factors हैं जिनकी वजह से पेन पे कुछ influence होता है? तो factors can be first of all physiological factors हो सकते हैं, psychological factors हो सकते हैं, और cultural factors. ये 3 तरीके के factors हैं जिनकी वजह से पेन होता है. वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारा क्या आ जाता है? जो फिजियोलॉजी की वजह से है. फिजियोलॉजी की वजह से मतलब एज की वजह से या फिर फटीग की वजह से. एज की वजह से हो सकता है. क्यों? जैसे आपने देखा होगा ओल्ड एज पीपल होते हैं, वो उनको कहीं ना कहीं दर्द रहता है बॉडी में, क्योंकि दैट इज बिकॉज ऑफ देयर फिजियोलॉजी. ओल्ड एज है, उनके अब अच्छे से ऑर्गन्स उतना अच्छे से काम नहीं कर रहे, ठीक है, उनका प्रॉपर फिजियोलॉजी इज नॉट दैट गुड एज इट इज इन द यंग पीपल. ठीक है. तो दैट इज अ फिजियोलॉजिकल रीजन. तो फिजियोलॉजी में आ जाता है हमारा एज इज देयर. फटीग की वजह से हो सकता है. फटीग मतलब थकावट, तो एज की वजह से, फटीग की वजह से. जेनेटिक मेकअप, कुछ लोगों का जेनेटिकली होता है पेन, जो प्रेजेंस ऑफ पेन है कुछ लोगों को जेनेटिकली होता है, सो दिस कैन बी देयर. नेक्स्ट इज इट कैन बी ड्यू टू द स्ट्रेस रिस्पॉन्स. स्ट्रेस रिस्पॉन्स की वजह से भी हो सकता है. ठीक है. कई बार जैसे हम किसी चीज की टेंशन ले रहे हैं तो हमें अचानक से सिर दर्द होने लग गया, तो स्ट्रेस की वजह से भी पेन कैन हैपन. ठीक है. ये हमारा था फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में. मैंने बताया ना 3 तरीके के फैक्टर्स हैं: फिजियोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, देन कल्चरल फैक्टर. तो फिजियोलॉजिकल में हमारे ये सारे थे. ठीक है. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आ जाता है? इट इंक्लूड्स फियर एंड एंजाइटी. फियर एंड एंजाइटी मतलब अगर जैसे हमें डर लग रहा है किसी चीज से, तो पेन स्टार्ट हो जाएगा. जैसे कई बार क्या होता है,
कि कुछ लोगों को मैंने सुना है कि जब वो एग्जाम्स में, क्योंकि उन्हें डर लग रहा होता है कि कैसा, वो नर्वस होते हैं, इस वजह से उनको पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोग को सिर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ द फियर और एंजाइटी। एंजाइटी मतलब जब हम बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है हमें, तो घबराहट की वजह से भी कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इन साइकोलॉजिकल इटसेल्फ, नेक्स्ट इज कोपिंग, फियर, एंजाइटी एंड कोपिंग। कोपिंग हमारा क्या है, जब किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हम कोप अप कर रहे होते हैं, जब उससे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे अगर हम किसी बात से दुखी हैं, किसी बात से हम सैड हैं, उसको हम कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है हमें कहीं पेन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अगर हम बहुत कुछ ऐसी बात है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उससे कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाता है, सुना है मैंने ऐसा लोगों को। तो दैट पेन इज देयर बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कोप अप विद द करंट सिचुएशन, ओके। तो साइकोलॉजिकल में हमारा ये आ जाता है। नेक्स्ट आर द कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स की वजह से भी पेन हो सकता है, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट इज नर्सिंग असेसमेंट ऑफ पेन। नर्सिंग असेसमेंट ऑफ पेन मतलब आपको पेन, ये आपके फैक्टर्स हो गए तीनों। नेक्स्ट इज नर्सिंग असेसमेंट ऑफ पेन। नर्सिंग असेसमेंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पेशेंट को पेन है उसको हम असेस कर रहे हैं, ओके। असेस किस तरीके से करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पेन को असेस करने के लिए यू शुड बी असेसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन। पेन को असेस करने के लिए सबसे पहले आपको पेन का कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इंटेंसिटी ऑफ पेन, पेन कितना इंटेंस है, ठीक है। इंटेंस मतलब कितना ज्यादा पेन है, इंटेंसिटी ऑफ पेन फर्स्ट ऑफ ऑल। देन टाइमिंग ऑफ पेन, पेन की टाइमिंग क्या है। कभी कभी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सुबह के टाइम पे पेन होता है, कभी कभी सिर्फ रात में सोने के टाइम पे पेन होता है, या फिर कभी कभी हर 1 घंटे में हो रहा है, फिर 1 घंटे में सही हो जा रहा है, फिर थोड़ी देर में पेन हो रहा है, फिर सही हो जा रहा है। तो ये टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ पेन, ठीक है। पहला था इंटेंसिटी ऑफ पेन, सेकेंड इज टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ पेन, थर्ड इज लोकेशन ऑफ पेन। लोकेशन मतलब किस जगह पे एग्जैक्टली पेन हो रहा है। पेट में हो रहा है तो पेट में किस जगह पे हो रहा है, एपिगैस्ट्रिक रीजन है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है, या फिर हमारा लंबार रीजन है, ठीक है, या फिर हमारा ये इलियाक रीजन है, कौन से रीजन में पेन हो रहा है, ठीक है, किस लोकेशन में पेन है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। नेक्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ पेन। क्वालिटी ऑफ पेन मतलब द पेन कैन बी, यू कैन से, कैसा, क्वालिटी ऑफ पेन का क्या मतलब है, आपको पता है पेन की क्वालिटी कैसी होती है, क्यों कैसी होती है। समटाइम्स इट कैन बी, द पेन कैन बी लाइक ट्विस्टिंग काइंड ऑफ अ पेन, ठीक है, मरोड़, जिसे हम बोलते हैं मरोड़ हो रहा है, ठीक है, ट्विस्टिंग पेन, ऐसा लगता है पेट में सब कुछ अंदर ट्विस्ट हो रहा है। कभी कभी द पेन इज द डिफरेंट काइंड ऑफ पेन। तो पेन हमारा किस तरीके का है, उसकी क्वालिटी को भी हमें एसेस करना है, ओके। नेक्स्ट इज पर्सनल मीनिंग। पर्सनल मीनिंग मतलब पर्सन टू पर्सन कौन उस पेन को किस तरीके से समझ रहा है, पर्सनल मीनिंग, दैट इज वन थिंग, ठीक है। पर्सनल मीनिंग मतलब जैसे कि मैं हो सकता है पेन को, जैसे मैंने बोला मरोड़ बोला, जैसे मैंने ट्विस्टिंग पेन, कोई और उसको किसी और तरीके से समझ रहा है। तो पर्सन टू पर्सन क्या मीनिंग है पेन का, जो सफर कर रहा है वो किस तरीके से पेन को एक्सप्लेन कर रहा है, दैट ऑल्सो मैटर्स। नेक्स्ट इज एग्रेवेटिंग एंड एलिवेटिंग। एग्रेवेटिंग एंड एलिवेटिंग मतलब पेन किन रीजन से एग्रेवेट हो रहा है, एग्रेवेट मतलब किन रीजन से बढ़ रहा है, एलिविएटिंग मतलब किन रीजन से पेन कम हो जा रहा है। जैसे कि पेप्टिक अल्सर का एग्जांपल लें, तो पेप्टिक अल्सर में खाना खाने के बाद जो पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, पेन, दे विल बी पेन इन द स्टमक, स्टमक में अल्सर्स होने की वजह से एब्डोमेन में पेन रहेगा, पर वो पेन खाना खाने के बाद कम हो जाता है, ठीक है, और भूखे पेट वो पेन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, एग्रेवेटिंग फैक्टर क्या हुआ, हंगर, एलिविएटिंग फैक्टर क्या हुआ, फुलफिलनेस, फूड, ठीक है। सो जो फैक्टर्स पेन को बढ़ा रहे हैं या जो फैक्टर्स पेन को कम कर रहे हैं, हमें उन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज पेन बिहेवियर। पेन का क्या बिहेवियर है वो हमें पता करना है। वही चीज है कि कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, क्या करने पे बढ़ जाता है, क्या करने पे, ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द पेन, ठीक है, दैट वी नीड टू सी, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट फॉर असेसिंग पेन। अभी असेसमेंट, नर्सिंग असेसमेंट में पहला हमने आपको ये बताया कि कैसे आप असेस करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी नोइंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेन। नाउ द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू हैव इज द इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच द पेन विल बी मेजर्ड, ठीक है। पेन परसेप्शन को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट हमारा एक होता है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज VAS, दैट इज द विजुअल एनालॉग स्केल। विजुअल एनालॉग स्केल, विजुअल एनालॉग स्केल हमारी एक स्केल होती है
जो जिसमें रेटिंग होती है 0 से लेकर के 10 तक। 0 से 10 तक उसमें जो होता है स्केल में मीटर सेट होता है। अगर किसी को बिल्कुल पेन नहीं है तो उसको हम देते हैं 0, तो 0 पे उस पेशेंट के लिए हम टिक करते हैं। अगर किसी को मॉडरेट पेन है तो दैट विल कम इन 5, 0 से 10 तक है, 0 से 10 तक बीच में आता है 5। अगर किसी का मॉडरेट पेन है तो दैट विल बी इन द फिफ्थ रेंज। किसी को अगर सीवियर पेन है दैट विल बी इन द 10th रेंज, ठीक है। So that can be done. I'll share with you a picture and then with the help of that picture you can be easily understanding. I can show it right now actually. Just a second now. See, this is the pain scale. 0 से it is starting. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, this is no pain. Then here it is the moderate pain. Here it is the uncontrolled pain. Okay, or the severe pain you can say. So like that we have to do a proper rating of the pain. If the pain is unbearable, uncontrolled, then the rating will be 10. If the pain is moderate, the rating will be 5. The rating will be 5. And if there is no pain, the rating will be 0. Fine. The next is the faces scale. पहला हमारा जो स्केल था उसका नाम था विजुअल एनालॉग स्केल, VAS, विजुअल एनालॉग स्केल। दूसरा हमारा जो पेन को रेट करने के लिए स्केल है दैट इज द फेसेस स्केल, फेसेस पेन स्केल। फेसेस पेन स्केल को बोलते हैं वॉन्ग बेकर्स स्केल, वॉन्ग बेकर्स पेन रेटिंग स्केल। वॉन्ग बेकर्स पेन रेटिंग स्केल क्या है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, लगे हाथ। वॉन्ग बेकर्स रेटिंग स्केल में हमारा क्या होता है, यहाँ पे देयर आर द फेसेस, इसीलिए इसको बोला है फेसेस पेन स्केल, क्योंकि यहाँ पे फेसेस के अकॉर्डिंग हम इवेल्युएट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें वी हैव टू सी द पेशेंट्स एक्सप्रेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पेशेंट्स एक्सप्रेशन वी हैव टू रेट द पेशेंट। अगर पेशेंट के एक्सप्रेशन ऐसे हैं, मतलब द पेशेंट इज फुल्ली स्माइलिंग, ठीक है, तो देयर विल बी अ रेटिंग, ठीक है। अगर पेशेंट इज फुल्ली स्माइलिंग सो मीन्स देयर इज नो हर्ट, द पेशेंट इज नॉट गेटिंग हर्ट। अगर पेशेंट की जो स्माइल है इट इज नॉट दिस मच बट इट इज दिस मच, हल्का स्माइल कर रहा है, इट मीन्स हर्ट लिटिल बिट, थोड़ा सा दर्द है पेशेंट को। अगर पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा है, ऐसा इन द सेंस ये स्माइल नहीं है बट पेशेंट बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं है बट स्माइल बिल्कुल नहीं है, इट मीन्स हर्ट्स लिटिल बिट मोर, थोड़ा सा ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा ज्यादा पेन है। अगर पेशेंट का एक्सप्रेशन ऐसा है इसका मतलब है कि और ज्यादा पेशेंट को दर्द है, ठीक है। अगर पेशेंट का एक्सप्रेशन ऐसा है इसका मतलब पेशेंट को और बहुत ज्यादा पेन है, इसमें है तो मतलब पेशेंट को बहुत ही ज्यादा पेन है, पेशेंट इज क्राइंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, द पेशेंट इज क्राइंग बिकॉज ऑफ पेन, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू विल बी रेटिंग अ पर्सन डिपेंडिंग अपॉन हिज फेशियल एक्सप्रेशंस व्हाइल द पर्सन इज इन पेन, और इसको बोलते हैं फेशियल पेन स्केल या फिर फेसेस पेन स्केल। फेसेस पेन स्केल का ही नाम है वॉन्ग बेकर्स पेन रेटिंग स्केल, ठीक है। सो या आई हैव टोल्ड यू अबाउट द असेसमेंट ऑफ द पेन। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ द नर्स इन द पेन मैनेजमेंट। नर्स का क्या रोल है पेन को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले नर्स क्या करेगी, नर्स विल बी जस्ट अ सेकेंड ना, रूल ऑफ द नर्स इन पेन मैनेजमेंट में वही है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू असेस कैसे करना है ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद आपको नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट करनी है पेशेंट के लिए, असेसमेंट जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस बनने के बाद जस्ट अ सेकेंड, सो आफ्टर द प्लानिंग ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस देन आपको गोल पता होना चाहिए। पेन का रिलीफ करने का हमारा गोल क्या है इस पर्टिकुलर इंटरवेंशन का, जैसे हम नर्सिंग प्रोसेस में करते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। सो आपको गोल आइडेंटिफाई करना है पेन मैनेजमेंट का कि क्या हमारा गोल है। उसके बाद प्रॉपर नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, इंटरवेंशंस को प्लान करना है,
उसके बाद उन इंटरवेंशंस का इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गोल को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को मेंटेन किया, देन यू हैव टू प्रोवाइड द फिजिकल केयर, मतलब जो इंटरवेंशंस हैं आपने वो इंटरवेंशंस प्रोवाइड किए, ठीक है। सो दीज थिंग्स कैन बी डन। देन पेन मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाता है, इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं। स्ट्रैटेजीज क्या क्या हो सकती हैं, द स्ट्रैटेजीज आर द फार्माकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज एंड द नॉन फार्माकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज। फार्माकोलॉजिकल अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब है हम मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कभी भी कोई बोलता है फार्माकोलॉजिकल, मतलब वो मेडिसिन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सो I'll be telling you what is the pharmacological management and what is the non-pharmacological management. फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब इसमें हम मेडिसिन को यूज करके तब पेशेंट का पेन रिलीव कर रहे हैं। जैसे कि अगर कभी कभी हमें लगता है बहुत ज्यादा हमें पेन हो रहा है तो घर वाले क्या बोलते हैं, पेन की दवा ले लो, पेन किलर्स ले लो, एनाल्जेसिक्स ले लो, ठीक है। सो वो हम क्या कर रहे हैं, दवा लेकर के पेन ठीक कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द नॉन फार्माकोलॉजिकल, ठीक है, उसमें हम मेडिसिन को नहीं यूज कर रहे हैं, बिना मेडिसिन को यूज किए पेन को रिलीव कर रहे हैं। सो फार्माकोलॉजिकल में क्या आ जाता है, द यूज ऑफ एनाल्जेसिक मेडिकेशन। एनाल्जेसिक्स का क्या मतलब है, पेन किलर्स का मेडिकल टर्म है एनाल्जेसिक, ठीक है। सो इसमें हम क्या करते हैं, एनाल्जेसिक मेडिकेशंस को यूज करते हैं। एनाल्जेसिक मेडिकेशंस हमारे दो में डिवाइडेड होती हैं, दो तरीके की हो सकती हैं। एनाल्जेसिक मेडिकेशंस कैन बी नॉन ओपोइड एंड द ओपोइड। नॉन ओपोइड, OPOID, नॉन ओपोइड और ओपोइड। नॉन ओपोइड हमारी जो मेडिसिन होती हैं उनको नॉन नार्कोटिक भी बोला जा सकता है, ठीक है। नॉन ओपोइड मेडिसिन आर ऑल्सो नोन एज द नॉन नार्कोटिक, पेरिफेरल, माइल्ड एंड एंटीपायरेटिक एजेंट्स। नॉन ओपोइड्स में हमारे वो आ जाते हैं, इसमें कोई नार्कोटिक इफेक्ट नहीं है। ये एनाल्जेसिक्स तो है ही, साथ साथ में इनमें माइल्ड एंटीपायरेटिक इफेक्ट भी है, मतलब फीवर को हटाने के लिए भी ये हेल्पफुल है। पेन किलर तो है ही, साथ साथ में फीवर के ऊपर भी काम करती है, ठीक है, जैसे कि पैरासिटामोल। ओके, ये हमारे हो जाते हैं नॉन ओपोइड मेडिसिन। ओपोइड मेडिसिन हमारे वो होते हैं जो नार्कोटिक्स होते हैं। नार्कोटिक्स क्या होते हैं, ये आप सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे बेटा, ठीक है। सो ओपोइड्स में आ जाते हैं हमारे नार्कोटिक्स, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, अनलाइक द नॉन ओपोइड मेडिसिन। फिर इसमें हमारे कुछ NSAIDs आ जाते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। वो भी मेडिसिन ही होती हैं जो पेन में दिया जाता है, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जा सकते हैं, एंटी कोएगुलेंट्स दिए जा सकते हैं। अगर पेन ब्लीडिंग की वजह से हो रहा है तो एंटी कोएगुलेंट्स दिए जा सकते हैं। ब्लड क्लॉटिंग की वजह से, सॉरी, अगर पेन ब्लड क्लॉटिंग की वजह से हो रहा है तो एंटी कोएगुलेंट्स। कोएगुलेंट क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट बना देते हैं, तो अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो पेन स्टार्ट हो सकता है। तो अगर कोई पेन ब्लड क्लॉटिंग की वजह से है तो एंटी कोएगुलेंट्स देंगे। एंटी कोएगुलेंट्स क्या करते हैं, क्लॉट्स को हटाने का काम करते हैं। सो सेम पेन में हम क्या क्या दे सकते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं। एंटीपायरेटिक्स भी क्योंकि पेन को किल करने के लिए हेल्प करती है कभी कभी, ठीक है। सो एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, आप कह सकते हो। नेक्स्ट इज द एंटीकोएगुलेंट्स, एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स भी दे सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स विच कैन बी डन while we are taking care of a patient who is suffering from pain. Okay, now just a second. अब ये मैंने बताया फार्माकोलॉजिकल के बारे में। नॉन फार्माकोलॉजिकल में हमारे क्या मेथड्स आ जाते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेथड्स हैं जिसमें हम मेडिसिन को यूज नहीं कर रहे हैं, एंड विदाउट द यूज ऑफ मेडिसिन वी आर ट्राइंग टू ऑल्टर द पेशेंट्स फोकस, द पेशेंट्स कॉन्सेंट्रेशन ओवर दैट पेन। पेशेंट का फोकस, पेशेंट का कॉन्सेंट्रेशन पेन से हटाएंगे ताकि पेशेंट को बेटर रिलीफ मिल सके। ये हमारे होते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल, या फिर जिसमें हम मेडिसिन को यूज नहीं कर रहे हैं, वो होते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल। इसमें सबसे पहला नॉन फार्माकोलॉजिकल में आ जाता है सुपरफिशियल हीट, हॉट एप्लीकेशन, सुपरफिशियल हीट। तो सुपरफिशियल हीट हमारा आपने पढ़ा है हॉट एप्लीकेशन में कि पेन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो सुपरफिशियल हीट हमारा जो है वो क्या करता है, वो बॉडी को हीट कर देता है, बॉडी को गर्म कर देता है 1 से 2 सेंटीमीटर डीप।
1 to 2 सेंटीमीटर डीप तक बॉडी को गर्म कर देता है। ज़्यादा अंदर के ऑर्गन्स गर्म नहीं होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अगर बॉडी में पेन मस्कुलर स्पाज्म की वजह से हो रहा होगा तो वो मस्कुलर स्पाज्म ठीक हो जाएगा। अगर रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो की वजह से पेन हो रहा होगा तो ब्लड फ्लो, हॉट एप्लीकेशन की वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से क्या होगा, जो आपका पेन है वो उस जगह से हट जाएगा। पेन जो है दैट विल बी डिस्पर्स्ड, वो वहां से पेन जो है दैट विल बी मूविंग अवे, वो हट सकता है। ठीक है, सो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सुपरफिशियल हीट थेरेपी को। ठीक है, कोई अगर इन्फ्लेमेशन है, किसी तरीके की स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, तो उस केस में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या था ये, इट वॉज द सुपरफिशियल हीट। नेक्स्ट इज द क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी हमारा क्या है, क्रायोथेरेपी में हम बर्फ को यूज करते हैं। वी आर यूजिंग आइस और या फिर आइस पैक्स को यूज करके कोल्ड एप्लीकेशन, उसमें भी पेन को रिलीफ मिलता है, आपने पढ़ा है। ठीक है, सो कोल्ड एप्लीकेशन को यूज करके या फिर आइस एप्लीकेशन को यूज करके पेन को हटाते हैं हम। इसमें भी पेन जो है इसमें अगर पेन हमारा जो है वो मस्कुलर पेन है, इंट्रामस्कुलर पेन है, तो वहां पे जो आइस का जो टेम्परेचर है वो 3 to 7% तक हम रिड्यूस कर सकते हैं। 3 to 7 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे जिस जगह पे पेन हो रहा है। अगर पेन जिस जगह पे हो रहा है उस जगह का टेम्परेचर रिड्यूस किया जाए, टेम्परेचर कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाहर से ठंडी चीज अप्लाई करके, तो क्या होगा, उस जगह का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर को 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तक रिड्यूस किया जाए तो क्या होगा, उस जगह पे जो लोकल मेटाबॉलिज्म है वो रिड्यूस हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाएगा एंड अल्टीमेटली द पेन विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। ठीक है, सो इस तरीके से इट इज हेल्पिंग क्रायोथेरेपी। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पेन कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ द इनअप्रोप्रिएट पॉस्चर। प्रॉपर पॉस्चर नहीं होगा तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, सो इसमें क्या करना है, जो इनकरेक्ट पॉस्चर है उसको हटाना है, जो करेक्ट पॉस्चर्स हैं उनको हमें इंट्रोड्यूस करना है। सो दैट कैन ऑल्सो बी हेल्पिंग इन एलिमिनेटिंग द पेन। ओके, नेक्स्ट हमारा है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर हमारा जो है ये चाइनीज एक मेथड है, चाइनीज रेमेडी है। एक्यूपंक्चर में क्या करते हैं, हमारे जो कुछ पंक्चर साइट्स हैं जो पेन से रिलेटेड है उन जगहों पे पंक्चर करके हम पेन को रिड्यूस करते हैं। पेन हम जो हमारे पेन रिसेप्टर्स हैं, पूरी बॉडी में रिसेप्टर्स प्रेजेंट है हमारी, तो पेन रिसेप्टर्स जिस पर्टिकुलर जगह में जिस पर्टिकुलर रिसेप्टर की वजह से पेन हो रहा है उसको अगर हम पंक्चर करते हैं तो उससे पेन रिड्यूस होता है। मैं पिक्चर एक आपको सेंड कर दूंगी, आप उसमें देख सकते हो, नीडल्स होती हैं पतली पतली, उनको पंक्चर साइट्स पे पंक्चर किया जाता है, चुभोया जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो पेन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये हार्मफुल नहीं है, ये हेल्पफुल है। हार्मफुल प्रोसीजर नहीं है, ये हेल्पफुल प्रोसीजर है। चाइनीज प्रोसीजर है एक्यूपंक्चर का, जो स्किन इंप्रूव करता है, पेन इंप्रूव करता है, हेल्थ के लिए इट इज हेल्पफुल। ओके, सो या दिस इज ऑल्सो देन एक्यूप्रेशर इज ऑल्सो। एक्यूपंक्चर में हम क्या करते हैं, जो हमारा पंक्चर जो एक्यू पॉइंट्स हैं वहां पे पंक्चर करते हैं। एक्यूप्रेशर हमारा क्या है कि जो जगह पेन से रिलेटेड है उन जगहों पे हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जैसे कि कई लोग के, जैसे हमें पता है कि हमारी जो नर्व्स हैं वो हाथ से भी होते हुए गई हैं पेन की, कुछ हार्ट की तरफ गई हैं, कुछ हमारे लंग्स की तरफ गई हैं, कुछ लिवर की तरफ गई हैं, तो पूरी बॉडी में ऐसे पॉइंट्स हैं जो पेन से रिलेटेड है, राइट। तो उन जगहों पे अगर हम प्रेशर एक्सर्ट करें तो प्रेशर की वजह से या मसाज की वजह से भी वो जो पेन है दैट कैन बी टेकन अवे। ओके, सो दैट इज द एक्यूप्रेशर। नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रैक्शन। सो डिस्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्शन रिलीव करता है एक्यूट और क्रोनिक दोनों तरीके के पेन को। डिस्ट्रैक्शन मतलब अगर मुझे पेन था, मेरा पूरा ध्यान पेन की तरफ है, तो क्या होगा, पेन फिर मुझे लगेगा हर टाइम मैं पेन में हूँ। लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस, आपको पेन हो रहा है, आप दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाओ, डिस्ट्रैक्ट कर लो पेन से अपने आप को, तो क्या होगा, आप भूल जाओगे कि आपको पेन हो रहा है। ठीक है, जब भूल जाओगे तो पेन फील नहीं होगा। ठीक है, पेन रिड्यूस भी हो जाएगा उससे। कई बार सिर्फ सोचने की वजह से लगता है पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, बट देन व्हेन यू गेट इंगेज्ड इनटू सम एक्टिविटीज तो पेन आपका सबसाइड हो जाता है। ठीक है, सो ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों पेन को रिलीव करने में हेल्प करता है। सो पेशेंट का फोकस यहाँ पे क्या करते हैं, पेन के अलावा किसी और चीज में शिफ्ट कर देते हैं।
ओके। पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं टीवी की वजह से, म्यूजिक सुनाकर, पेशेंट से बातें करके, कोई किसी ऐसे टॉपिक पे बात करे जो पेशेंट को जिस बारे में बात करना पसंद हो। तो उससे क्या होगा, पेशेंट जो है वो डिस्ट्रैक्ट होगा पेन से, एंड द पेन, उसको पेन के बारे में फील नहीं होगा। ओके। सम रिलैक्सेशन टेक्निक्स आर देयर एज वेल। रिलैक्सेशन मतलब जो आपके मसल्स हैं, अगर वो टेंस हो गए हैं, अगर बहुत अकड़ गए हैं, आप कह सकते हो टेंस हो गए हैं, तो आप प्रॉपर अगर रेस्ट करोगे, रिलैक्सेशन करोगे, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल। लाइक अब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकते हैं। अब्डोमिनल ब्रीदिंग हम करते हैं, स्लो ब्रीदिंग कर सकते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक के लिए, मेडिटेट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सब रिलैक्सेशन टेक्निक से भी पेन रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट इज बेड रेस्ट। प्रॉपर अगर बेड रेस्ट करेंगे, अगर मान लो कहीं नेक पे पेन है, लोअर बैक में पेन है, तो प्रॉपर अगर रेस्ट करेंगे प्रॉपर पोस्चर में, सो उसकी वजह से भी द पेन विल बी रिड्यूस्ड। ओके। देन मैनिपुलेशन एंड मोबिलाइजेशन। मैनिपुलेशन हमारा जो है वो भी बहुत हेल्पफुल है पेन को रिड्यूस करने में, पेन को ध्यान से हटाने के लिए इट इज़ हेल्पफुल, ठीक है। मोबिलाइजेशन, चलने की वजह से भी कई बार क्या होता है, जो पेन अगर है आपके प्रॉपर, अगर एक जगह पे बैठे हैं बहुत देर तक, तो क्या होता है, दर्द शुरू हो जाता है पैरों में, क्योंकि ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, प्रॉपर एक्टिविटी नहीं है। सो मोबिलाइजेशन की वजह से भी, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, ठीक है, ब्लड फ्लो प्रॉपर हो रहा है, तो उसकी वजह से भी द पेन विल बी रिड्यूस्ड। ओके। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार अपने पेन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज आपने लगा दी, पेशेंट को मैनेजमेंट दे दिया, उसके बाद आपको ये देखना था कि आपका पेन स्ट्रैटेजीज जो थी वो कितनी हेल्पफुल थी, पेशेंट को कुछ फायदा हुआ भी या नहीं हुआ, ठीक है। सो आफ्टर इंटरवेंशन यू हैव टू आस्क द पेशेंट कि पेशेंट का पेन अभी कैसा है। नर्स जो है, अगर पेशेंट का पेन नहीं प्रॉपरली रिलीफ हुआ तो वापस से वही शुरू कर सकती है, वापस से पेन को असेस करेगी, फिर गोल को प्लान करेगी, डायग्नोसिस फॉर्म करेगी, ऑल दोज थिंग्स, वो वापस से वही चीज़ शुरू कर सकती है, ठीक है। फिर पुरानी वाली जो रेटिंग थी उससे अभी वाले रेटिंग को कंपेयर करेगी, दैट कैन बी डन, ठीक है। सो लाइक दैट अगर एक बार में इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो कई बार में इट कैन बी, हर एक बार आप इंटरवेंशन दो, फिर इवैल्यूएशन को कंपेयर करो पिछले बार से, फिर अगर नहीं तभी भी नहीं सही हो रहा है तो फिर से आप करो, फिर से आप उसको कंपेयर करो, तो इससे ये पता चल जाएगा कि पेशेंट का पेन जो है वो ठीक हो रहा है या नहीं ठीक हो रहा है। ओके। देन असेसमेंट हमारा जो है वो इंडिकेट करता है कि पेन रिलीफ मेजर, अब क्यों हम असेस कर रहे हैं, क्योंकि असेसमेंट हमारा ये इंडिकेट करता है कि आपका जो पेन रिलीफ मेजर था वो कितना इफेक्टिव था, ठीक है, उसको पता करने के लिए इट कैन बी डन। So these are a few things. Okay, this was about the pain and I hope the topic was clear to you. And the next topic I'll be taking in the next class. Okay. So yeah. And I actually ये पेन जो पेन टॉपिक है आपका, या केयर ऑफ द पेशेंट विद पेन है, ये टॉपिक आपकी बुक में दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो आपको इसके लिए एक्चुअली रनिंग नोट्स बना लो आप, मैं काफ़ी अलग अलग जगह से मैंने निकाल करके टॉपिक्स सब मैंने आपको दिए हैं, तो आप इसके लिए चाहे तो आप नोट्स बना लो खुद से वीडियो के थ्रू। अगर प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना, फिर मैं देखूंगी नोट्स को अगर मैं अरेंज कर पाऊंगी तो। वैसे तो पहले आप यही करो, आप खुद से नोट्स बनाओ, जो रनिंग नोट्स, जैसे मैं क्लास में लेक्चर लेती हूँ तो रनिंग नोट्स बनाते हैं, वैसे आप रनिंग वीडियो को सुन करके रनिंग नोट्स बनाओ पेन का, ठीक है। उतना कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है इसलिए आप बना लोगे, थोड़ा बहुत मैं आपको इसका फोटो भी शेयर कर दूंगी, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, आई सी इफ एनीथिंग इज लेफ्ट। No, everything is covered actually, pretty much covered, because this is not a very huge topic, and also it is not that much in depth to take for you people. So this much is fine, and you people can make the running notes whatever I have taught in the video. By listening to that, the notes can be prepared. Okay, and if you find any difficulty while making notes, let me know. Definition and all that I'll be sharing with you people, so that you can make proper notes. Okay, I hope the topic was clear to you, and if not, you keep on writing the doubt points
जिन भी पॉइंट्स में डाउट है उन पॉइंट्स को आप लिखते चलो ताकि सैटरडे को वी कैन डिस्कस इट इन द डाउट सेशन. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल बी टेकिंग in this one is particularly care of the patient with the elevation. Okay, with the elimination that we will be taking most probably, or the fracture. इसमें से कोई भी एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके, सो थैंक यू क्लास.